नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही संवेदनशील निबंध जो देखकर भी नहीं देखते। यह छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित 11वां पाठ है, जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी बच्चों, और उसमें जो सबसे ज़रूरी है वह यह है कि आप जानकर हैरान होंगे कि हेलन केलर जब केवल 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। यानी आप समझ गए होंगे कि वह न तो देख सकती थी और न ही सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वह हमेशा संघर्ष करती रहीं। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी बच्चों, जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ, जिसमें वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, यानी कि उनकी देखने और सुनने की शक्ति कैसे चली गई। आगे वह लिखती हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों, यानी जो न देख सकते थे न सुन सकते हैं, ऐसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। एक समय वह भारत भी आई थी। हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था और उनका स्वर्गवास सन 1968 ईस्वी में हुआ था। वह अमेरिका की रहने वाली थी। यह एक ऐसा नाम है बच्चों जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। घोर अंधकार के बीच रोशनी कैसे देता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वह मात्र 1.5 वर्ष की जब उनकी अवस्था थी तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उनकी सुनने की शक्ति भी चली गई थी। तो इसीलिए उनके बारे में ऐसा कहा गया कि घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो कल्पना करो बच्चों कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। हेलन केलर ऐसी ही थी। भले ही न उन्हें दिखाई देता था न सुनाई देता था, फिर भी कभी भी उन्होंने न हिम्मत हारी न अपना हौसला ही टूटने दिया। हमेशा संघर्ष करती रही और न केवल अपने आप को उन्होंने खड़ा किया, अपने आप को इस लायक बनाया, बल्कि उनके जैसे ही जो अनेक लोग थे उनको भी उन्होंने जीवन जीना सिखाया, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त किया, सरल किया। तो यह एक ऐसा व्यक्तित्व थी कि जिनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भले ही हम कितने भी कठिन दौर से गुजर रहे हों, हमें कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे हमारे शरीर में किसी प्रकार की अक्षमता ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने हौसले को टूटने नहीं देना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और न केवल अपने लिए अपितु दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। तो ऐसी ही शख्सियत थी हेलन केलर, जिनके बारे में इस पाठ में आप पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ना शुरू करने से पहले इसकी दक्षताओं के बारे में जान लेते हैं बच्चों, जो आपको यह पाठ पढ़ने से हासिल होंगी।
तो आइए बात करते हैं इसकी कक्षा अनुरूप दक्षताओं की। पहली दक्षता है 602। विद्यार्थी देखी सुनी घटनाओं, रचनाओं, मुद्दों पर बेझिझक बात कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। 612। विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तथ्यात्मक, निष्कर्षात्मक एवं कल्पनात्मक। 613। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि का संदर्भ या वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब पाठ पढ़ लेते हैं जो देख कर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका का यह कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों के पास जो चीज़ होती है उन्हें उसकी कीमत बहुत कम पता होती है। जिन लोगों के पास जो चीज़ नहीं होती उसकी वास्तविक कीमत उन्हीं लोगों को पता होती है, क्योंकि वह उस चीज़ से दूर होते हैं, उस चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। लेखिका कहती हैं कि वह समय समय पर अपने मित्रों की यह परखने के लिए परीक्षा लेती रहती हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, वे क्या देखते हैं। तो वह एक बार की बात बताती हैं कि उनकी एक मित्र जंगल की सैर करने गई और जब वह वापस लौटी तो लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। उनकी मित्र ने बड़ा ही रूखा सा जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। लेखिका को यह सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब वह लोगों के इस प्रकार के उत्तरों की अभ्यस्त हो चुकी थी। उन्हें मालूम ही होता था कि लोग बाग इसी प्रकार के जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जिन लोगों के पास जो चीज़ है, जैसे मैंने लेखिका के परिचय में आपको बताया कि हेलन केलर बचपन से ही अंधी थी। 1.5 वर्ष की जब वह थी तो उनकी आँखों की रोशनी और सुनने की शक्ति चली गई थी। तो उनके पास आँखें नहीं थी, तो उन्हें इसकी कीमत पता थी कि आँखों से क्या क्या, जो प्रकृति में इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें, इतनी सारी विचित्र चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का आनंद किस तरह से लिया जा सकता है, किन किन चीज़ों को देखा जा सकता है। लेकिन जो लोग देख सकते हैं, जिनके पास आँखें हैं, वह प्रकृति की इन सुंदर चीज़ों का बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते हैं। उनके लिए देखना शायद कोई बहुत ही अधिक विशिष्ट चीज़ को देखना होता है। दैनिक जीवन में जो चीज़ें वह देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन चीज़ों को देखना शायद उनके लिए देखना नहीं है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई भी विशेष चीज़ न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर
मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। लेखिका का यह सब कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घंटों भर जंगल में घूमता रहे और उसे कोई भी विशेष चीज़ न दिखाई दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेखिका कहती हैं कि वह स्वयं जिसे दिखाई नहीं देता है उसे भी ऐसी अनेक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें वह मात्र छू कर पहचान लेती हैं, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, और यहाँ तक कि जब वसंत का मौसम आता है तो उस दौरान टहनियों पर आई हुई नई नई कलियों को भी वह खोज लेती हैं। उन्हें फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, उनकी घुमावदार बनावट भी वह महसूस कर लेती हैं। और इन सब को लेखिका प्रकृति का जादू कहती हैं कि प्रकृति में इतनी जादू की चीज़ें भरी हुई हैं कि जिनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। लेखिका कहती हैं कि वह बहुत खुशनसीब जब होती हैं तो जब वह किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनके कानों में किसी चिड़िया के मधुर स्वर गूंज रहे हैं। जब वह पानी झरने के बहते हुए पानी में हाथ डालती हैं तो उनकी अंगुलियों के बीच जो पानी की सरसराहट होती है उसे वह महसूस करके आनंदित हो उठती हैं। उन्हें चीड़ के पेड़ की फैली हुई पत्तियाँ और घास के मैदान किसी भी बहुत अधिक महंगे कालीन से बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि यह सब उनके जीवन में नया रंग और खुशियाँ भर देते हैं। आगे देखिए बच्चों, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका का कहना है कि प्रकृति में जो इतनी सारी चीज़ें विद्यमान हैं, कभी कभी उनका मन मचल उठता है उन सब चीज़ों को देखने के लिए। वह कहती हैं कि जब इन इतनी सारी चीज़ों को केवल छूने भर से उन्हें इतनी खुशी मिलती है तो उन सब को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर उन्हें कितनी खुशी मिलेगी, यह कहना बहुत कठिन है। लेखिका कहती हैं कि इस संसार में जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की, अर्थात उनके पास जो चीज़ें हैं, जो सामर्थ्य है, वह उसकी कभी कदर नहीं करते। जो चीज़ें उनके पास हैं उनकी कीमत को वह बहुत ही कम आंकते हैं, और जो चीज़ उनके पास नहीं है वह उसी की ज़्यादा आस लगाए रहते हैं। लेखिका दुखी होकर कहती हैं कि वास्तव में यह कितने दुख की बात है कि लोग दृष्टि के आशीर्वाद को, अर्थात जिनके पास आँखें हैं, जो देख सकते हैं, उसको वह एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह तो ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है कि लोगों के पास देखने के लिए आँखें हैं और इनसे अपनी ज़िंदगी में जो हमें खुशियाँ मिलती हैं उन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी देखने की अपनी इस क्षमता से, इस ताकत से, ईश्वर के इस देन से अपनी ज़िंदगी को खुशियों से हरा भरा किया जा सकता है।
रंगीन किया जा सकता है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि उनके पास वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है, देखने की शक्ति, और इसका वह बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, जबकि उन्हें इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ नए एवं अपरिचित शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं। परखना, जांच करना, सैर, भ्रमण, अचरज, आश्चर्य, आदि, अभ्यस्त होना, रोचक, रुचि बढ़ाने वाला, खुशनसीब, भाग्यवान, समा, वातावरण या माहौल, मुग्ध, मोहित, कदर, गुणों की पहचान, नियामत, ईश्वरीय देन, प्रिय, प्यारी या प्यारा, विश्वास, भरोसा, स्वर, आवाज़, प्रकृति, कुदरत, आनंदित, आनंद में, क्षमता, योग्यता, दृष्टि, नज़र, संवेदना, अनुभव करने की शक्ति। आइए बच्चों, अब बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। निबंध से प्रश्नों की हम पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। वे प्रकृति के वैभव में कुछ भी नवीनता नहीं देख पाते। वे तो उसके पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। जो उनके पास है वह उसकी कदर नहीं करते, उसकी कीमत नहीं पहचानते। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, सुंदरता है। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, हेलन की मित्र ने यह जवाब उस मौके पर दिया जब वह जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलन ने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तब उस मित्र ने उत्तर दिया, कुछ खास तो नहीं। हेलन को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह इस प्रकार के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलन भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट, और झरने के बहते हुए पानी को स्पर्श से पहचान लेती थी, और चिड़िया के मधुर स्वरों को सुनकर पहचान लेती थी। प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, मेरे अनुसार इसका अर्थ यह हो सकता है कि देखने की नियामत जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इससे जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है। हमें अपनी इस नियामत का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं भाषा की बात की। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, जैसे चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा, भुरभुरा।
आपने इन शब्दों के बारे में बताना है कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा हो सकता है। चिकना, यह घी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, फूल की पंखुड़ियाँ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मुलायम, यह कोई कपड़ा भी हो सकता है, फूलों की पंखुड़ियाँ भी हो सकती हैं, कुछ अन्य कोई और वस्तु भी हो सकती है। सख्त, पत्थर, चिपचिपा, गोंद, खुरदरा, पेड़ की छाल, भुरभुरा, नमक, रेत, आटा, कुछ भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। इस वाक्य में खुशी और सुंदरता दो शब्दों को रेखांकित किया गया है। खुशी जो शब्द है वह किसी भाव को और सुंदरता शब्द किसी की विशेषता के बारे में बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी अभी आप आगे जब देखेंगे वीडियो में तो आपको कुछ भाववाचक संज्ञाएं लिखी हुई दिखाई देंगी, तो आपने उनको पढ़ना है और समझना है। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हुए हैं, आपने उन्हें पहचानना है। आपने यह पहचानना है बच्चों कि जो ये संज्ञाएं आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा और कौन सा क्रिया से बना हुआ है। तो आइए देखते हैं वह शब्द। मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, भोलापन, फुर्ती, एहसास। अब इन शब्दों में से आपने बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है और कौन सा क्रिया से। तो जो शब्द संज्ञा से बने हुए हैं उनमें है बुढ़ापा, जो कि बूढ़ा से बना हुआ है, और मजदूरी मजदूर संज्ञा से बना हुआ है। इसी प्रकार जो शब्द क्रिया से बने हुए हैं, घबराहट, यह घबराना क्रिया से बना है, और बहाव बहना क्रिया से बना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द पहले वाक्य में आदि और दूसरे में आदि देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि दो शब्दों के जोड़े दिए हुए हैं जिनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में परिवर्तन है। तो आपने इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके उनके अर्थ को स्पष्ट करना है। पहला शब्द है अवधि। अवधि समय का द्योतक है, यानी यह समय का अर्थ बताता है। इसका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे, इस कार्य को पूरा करने की समयावधि क्या है। दूसरा शब्द है अवधि। वाक्य प्रयोग, तुलसीदास जी की अधिकतर रचनाएं अवधी भाषा में हैं। तो आपने देखा कि इस अवधि शब्द का अर्थ है भाषा। अगला शब्द है मैं कमरे में हूँ। तो आपने इस शब्द का अर्थ पहचान लिया होगा कि किसी चीज़ के किसी स्थान के अंदर होना। अगला शब्द है मैं
अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला शब्द है मेल, जिसका अर्थ होता है योग करना या मिलाना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला शब्द है मैल। वाक्य प्रयोग, कपड़ों का मैल साबुन लगाने से जाता है। अगला शब्द है और। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरा घर यहाँ से पूर्व दिशा की ओर है। तो इस ओर का अर्थ हुआ यह दिशा सूचक शब्द है। दूसरा शब्द है और। ऋतु और ज्योति काम कर रही हैं। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा बच्चों कि यह एक योजक शब्द है जो दो अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है दिन अर्थात दिवस। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दीन अर्थात गरीब, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। सिल, पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा जिस पर चटनी अथवा मसाले पीसे जाते हैं। आज मैं चटनी सिल पर बनाऊंगी। अगला शब्द है शील अर्थात नम्रता। मुझे शील स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं अनुमान और कल्पना की। यहाँ आपके सामने एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र को पहले तो आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है देखने का, सबको तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप में से किसी की नज़र पहले साइकिल वाले पर पड़ी हो या स्कूटर वाले पर या पेड़ों पर या घरों पर या बिजली के तारों पर, तो कुछ भी इसका उत्तर हो सकता है। अब इसी तस्वीर से संबंधित सभी प्रश्न हैं। इसी तस्वीर को देखकर आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा प्रश्न है, गली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप इस चित्र में जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे घर हैं, पेड़ हैं, बिजली के तार हैं, साइकिल सवार है, स्कूटर सवार है, कुछ दुकानें हैं, आदि आदि। तीसरा प्रश्न है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी और इसमें समय दिए गए हैं। उन समय के अनुसार आपने बताना है कि इसमें हमें कौन कौन सी आवाज़ें किस समय पर सुनाई देती होंगी। तो सुबह के वक्त कौन सी आवाज़ सुनाई देती होगी, इसमें भी हर किसी का उत्तर अलग अलग हो सकता है। मेरे अनुसार इसका उत्तर यह हो सकता है कि सुबह के समय हमें पेड़ों के पत्तों के सरसराने की, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती होंगी। दोपहर के समय आवाज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो हो सकता है कि दोपहर के समय बहुत ही कम आवाज़ें आ रही हों। मुश्किल से ही कोई चीज़ बेचने वाले की आवाज़ होगी या कोई इधर उधर किसी काम से गया है आया है, तो मुश्किल से ही ऐसी आवाज़ें होंगी। दोपहर के समय बहुत ही कम आवाज़ें हो जाती हैं। शाम के समय फिर से सुबह वाली चहल पहल हो जाती है। साइकिल की घंटी की आवाज़, स्कूटर के गाड़ी के हॉर्न की आवाज़, लोगों के बातें करने की आवाज़, सामान बेचने वालों की आवाज़ें, तो इस तरह की आवाज़ें शाम के समय हो सकती हैं। रात के समय फिर से बहुत अधिक चुप्पी छा जाती है। दोपहर के समय तो फिर भी कुछ आवाज़ें होती हैं। रात के समय उसके मुकाबले में आवाज़ें और भी कम या कहिए कि न के बराबर ही हो जाती हैं। रात के समय कुछ जीव जंतु होते हैं जैसे झिंगुर इत्यादि, उनके बोलने की आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। अगला प्रश्न है, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। तो अलग अलग समय पर निश्चित है यह बात कि भी अलग अलग तरीके से ही इसमें बदलाव आता रहता होगा।
सुबह और शाम के समय अधिक चहल पहल रहती होगी, क्योंकि सुबह अधिकतर लोग अपने काम पर जाते हैं, तो वह काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं और शाम को वह वापस आ रहे हैं। दोपहर में और रात के समय इतनी चहल पहल नहीं होती, क्योंकि दोपहर में फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चहल पहल हो सकती है, लेकिन रात के समय वह बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार अलग अलग समय पर इस गली में के स्वरूप में बदलाव आता रहता होगा। अगला प्रश्न है, जो आप इस चित्र में बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं आपको, तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि ये तारें गली को कहाँ से कहाँ जोड़ती होंगी। तो अनुमान ही लगाना है आपने, और मेरे अनुमान से यह जो तारें हैं गली को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ती होंगी। अगला प्रश्न है, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं एक साइकिल पर सवार एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में ही पूछा गया है। आपने अनुमान लगाकर बताना है कि कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। कुछ भी अनुमान आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वह जहाँ पर वह कार्य करने जाता है वह अपने उस कार्यस्थल तक जाने के लिए वह निकला होगा, या हो सकता है कि वह कोई सामान खरीदने के लिए जा रहा हो, या हो सकता है कि वह कोई दवाई लेने के लिए जा रहा है या भोजन लाने के लिए जा रहा है। तो कुछ भी इसका उत्तर हो सकता है। आपने भी सोचकर बताना है कि यह कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आपने इसे अच्छे से देख सुन और पढ़ लिया होगा। अगले किसी और पाठ में शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।